Hello students, welcome to our channel Platform of Geography. बच्चों, जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है और सभी का एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ था। जितने भी स्टूडेंट्स लास्ट क्लास की वीडियो देख कर के गए थे, उन सभी ने पेपर काफ़ी अच्छा किया हुआ था और मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स अच्छा आए हैं। पर उन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं जो कभी कॉलेज आए ही नहीं हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि जैविक खेती क्या है, या फिर फसल चक्र क्या है, या फिर केंचुए के एक किस्म का नाम क्या है। काफ़ी फ़नी फ़नी से आंसर लिख रखे थे बच्चों ने। आप सभी ने स्टेटस भी देखा होगा मेरा। तो बच्चों, अभी ये इंटरनल एग्ज़ाम तो हमारा हो चुका है, बट अभी हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन चालू रखनी है बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जैव उर्वरक क्या है। ठीक है, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को काफ़ी हद तक बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं और जो मिट्टी की उर्वरता को काफ़ी हद तक बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चे, जिससे पौधे स्वस्थ हो जाते हैं। इससे मिट्टी के साथ साथ पौधों में भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जैव उर्वरक सभी जीवित जीवों जैसे नील हरे शैवाल, माइकोरिज़ल कवक और अन्य बैक्टीरिया जैव उर्वरकों को विकसित करते हैं। ठीक है, तो पता चल गया हमें जैव उर्वरक क्या है। आगे चलते हैं। जैव उर्वरक के रूप में बैक्टीरिया की भूमिका यह होती है कि यह मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को बहाल करने में मदद करता है और प्रेरित करता है। ठीक है, जैव उर्वरकों में बैक्टीरिया की भूमिका स्वस्थ पौधों की वृद्धि में सहायता करती है और मिट्टी की क्षमता बढ़ाती है। ठीक है, मिट्टी में मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता होती है ये उसको बढ़ा देता है जैव उर्वरक। ठीक है, जैव उर्वरक आपको अपनी फसलों में बनाए रखने और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करता है। ठीक है, ये जैव उर्वरक का कार्य है। आज की डेट में जितना भी कम सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करेंगे हम, हमारे जो पेड़ पौधे हैं या जो कृषि है उसका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होता है। ठीक है, कीटनाशकों की जगह क्या प्रयोग करना है या फिर रासायनिक उर्वरकों की जगह क्या प्रयोग करना है, हमें जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, रासायनिक कीटनाशकों के बजाय जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैव उर्वरक को प्राकृतिक विधियों में मिलाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस को घोलना, वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पदार्थों द्वारा पौधे की वृद्धि को ये प्रोत्साहित कर। तो बच्चों, अभी हमने जाना जैव उर्वरक क्या है और जैव उर्वरक के क्या क्या लाभ हैं, या फिर जैव उर्वरक से मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
और फसलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम पढ़ेंगे जैव उर्वरक के अवयव या फिर जैव उर्वरक के घटक या फिर जैव उर्वरक के कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो है जैव खाद है। ठीक है, जैव खाद यह पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, और चीनी उद्योगों से आने वाले अपशिष्ट उत्पादों से यह उत्पन्न होता है। इसमें बैक्टीरिया, कवक और कुछ पौधे भी शामिल होते हैं। जैव उर्वरक के अवयव या फिर जैव उर्वरक के घटक या फिर जैव उर्वरक के कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो है जैव खाद है। ठीक है, जैव खाद यह पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, और चीनी उद्योगों से आने वाले अपशिष्ट उत्पादों से यह उत्पन्न होता है। इसमें बैक्टीरिया, कवक और कुछ पौधे भी शामिल होते हैं। सेकंड है ट्राइकोकार्ड, यह पर्यावरण के अनुकूल गैर रोगजनक उत्पाद कई फसलों और पौधों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यह उन वस्तुओं के खिलाफ एक अहम भूमिका निभाता है जो फसल के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, थर्ड है एजोटोबैक्टर, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पौधों की जड़ों को मिट्टी में रोग जनकों से बचाता है। मतलब एजोटोबैक्टर का क्या वर्क होता है कि वायुमंडल के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करता है और पौधों की जड़ों के अंदर, मिट्टी के अंदर जो भी रोग होते हैं उनसे ये पौधों की जड़ों को बचाता है। ठीक है, फोर्थ है स्टूडेंट्स फास्फोरस। इसका काम देख लेते हैं क्या होता है। एक पौधे के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता के स्तर को व्यवस्थित करने के लिए और मिट्टी के नाइट्रोजन स्तर को निर्धारित करने के लिए फास्फोरस उर्वरक बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस से क्या होता है कि पौधों के लिए जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसके स्तर को ये व्यवस्थित करके रखता है और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की जितनी मात्रा उसको चाहिए होती है मिट्टी को, तो उसके स्तर को भी निर्धारित करने के लिए फास्फोरस उर्वरक बहुत सहायक होते हैं। फिफ्थ है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ये मिट्टी की उर्वरता में तेजी से सुधार करने के लिए जाना जाता है। यह शायद सबसे पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक है जिनमें पौधों के विकास के लिए आवश्यक विटामिन, सल्फर, हार्मोन, कार्बन और एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुआ खाद। तो बच्चे ये हमने जाना जैव उर्वरक के अवयव या कंपोनेंट, जैव उर्वरक के घटक कौन कौन से हैं और जैव उर्वरक के घटकों का क्या क्या वर्क है या क्या क्या वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो जैव उर्वरकों के जो अवयव है एक बार और हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है जैव खाद, यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। ठीक है, सेकंड है ट्राइकोकार्ड, ये भी पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, और जो फसल के लिए हानिकारक वस्तुएं होती हैं उनके खिलाफ ये एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, थर्ड है एजिटोबैक्टर, ये क्या करता है कि वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करता है और पौधे की जो जड़ें मिट्टी के अंदर होती है उनको रोगों से बचाता है।
ठीक है। फोर्थ है फास्फोरस, ये पौधों के लिए जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधों को जितनी, ये उसके स्तर को व्यवस्थित करता है। और मिट्टी को नाइट्रोजन की जितनी आवश्यकता होती है तो फास्फोरस उसके स्तर को भी निर्धारित करता है। ठीक है। फोर्थ है वर्मी कंपोस्ट, सॉरी फिफ्थ है वर्मी कंपोस्ट। ये मिट्टी की उर्वरता में तेजी से सुधार के लिए जाना जाता है और सबसे ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है। पौधों के विकास के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अभी हम जानेंगे जैव उर्वरक के बैक्टीरिया। ठीक है। तो जैव उर्वरक के बैक्टीरिया, मिट्टी आमतौर पर 5 चीज़ों खनिज, कार्बनिक पदार्थ, जीवित पदार्थ, गैसों और पानी से बनी होती है। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी महत्वपूर्ण है। ठीक है। यह मानव जीवन का सहारा है। जैव उर्वरक मिट्टी में पोषक तत्व जोड़ते हैं, इसलिए इसकी गुणवत्ता में वो वृद्धि करते हैं। ठीक है। जैव उर्वरक के रूप में बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रकार का अपना कार्य और क्षमता होती है। ठीक है। जैव उर्वरक के रूप में मोटे तौर पर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, बाकी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है। 4 प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग किया। तो फर्स्ट है राइजोबियम। ठीक है। राइजोबियम का उपयोग दलहनी फसलों की जड़ों के साथ नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के रूप में किया जाता है। दलहनी फसलें यानी कि दालें वगैरह। ठीक है। जितनी भी हमारी दालें होती है, ठीक है, वो सब दलहनी फसलों के अंदर आती हैं। ठीक है। तो राइजोबियम का वर्क देख रहे हैं अभी हम कि राइजोबियम किस तरह भूमि के लिए या हमारी फसलों के लिए उपयोगी है। ठीक है। यह हमारी फसल के यह आपकी फसल के आधार पर एक जीवाणु जैव उर्वरक है जो साल में 40 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है। तो राइजोबियम एक जैव उर्वरक है जो साल में 40 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है। ठीक है। तो राइजोबियम काफ़ी हद तक पर्यावरण की स्थिति और प्रजातियों और फसल के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है। यह जीवाणु पौधों की वृद्धि, पौधों के पोषण और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में योगदान करते हैं और इसका मिट्टी या पर्यावरण पर कोई भी घातक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। प्रत्येक दलहनी फसल के लिए अलग प्रकार की राइजोबियम प्रजाति की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो राइजोबियम जैव उर्वरक ओनली दलहनी फसलों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो नाइट्रोजन से मिट्टी को ठीक करता है। ठीक है। तो एजोटोबैक्टर का मेनली वर्क क्या होता है कि ये मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को ठीक करता है। ठीक है। नाइट्रोजन से क्या करता है, मिट्टी को ठीक करता है। हालांकि यह राइजोबियम से अलग है। राइजोबियम से यह अलग है। यह एक नाइट्रोजन है जो सभी प्रकार की फसलों के लिए एक फिक्सर के रूप में उपयोग की जा सकती है। इसका नुकसान यह है कि यह आर्द्र भूमि में जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है। ये जो जैव उर्वरक होते हैं, ये एजोटोबैक्टर, ये आर्द्र भूमि के अंदर जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है।
तो एज़ोटोबैक्टर का प्रयोग उन मिट्टी के अंदर किया जाता है जिनकी उर्वरा क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब जो जिनको आम भाषा में बोलते हैं बंजर भूमि। ठीक है, जिसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, बंजर भूमि। तो एज़ोटोबैक्टर उन मिट्टी में ही नियमित रूप से लगाने की आवश्यकता होती है जिनकी उर्वरता बहुत कम होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक किस प्रकार वर्क करते हैं। ठीक है, क्या क्या जैव उर्वरक के कार्य हैं वो सब हमने जाना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जैव उर्वरक के अवयव या घटक क्या हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक के कंपोनेंट हमने जाना। उसके बाद हमने यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जैव उर्वरक कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जैव उर्वरक 4 प्रकार के हैं। ठीक है, तो अभी 2 प्रकार के हमने यहाँ पे जैव उर्वरक देख लिए हैं, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ऐसे तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बच्चों को काफ़ी आलस भी आता है, लंबी लग जाएगी तो बच्चों को काफ़ी आलस भी आता है लंबी लंबी क्लास देखने में। तो बच्चों आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आपका क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट आपको होता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता है।